Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. चलिए. So in the last class we have completed. In the last class we have completed strength of material and we have started building material. Strength of material complete कर लिया था हमने. Building material स्टार्ट कर दिया था. तो कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू विद द बीएमसी ओनली. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. देयर आर बेसिक अनाउंसमेंट्स प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास. You can save up to 33% on SSC JEE subscription. This is valid only up to 22nd of July. Valid है 22 जुलाई तक. सिविल का ए बैच लॉन्च किया था हमने SSC JEE के लिए 14th ऑफ जुलाई को. इसका दूसरा बैच लॉन्च हुआ था 21st ऑफ जुलाई को. मैंने ही स्टार्ट किया था ये बैच. आज दूसरी क्लास की इसकी. द टॉपिक विच वी हैव स्टार्टेड इज BMC. जो टॉपिक स्टार्ट किया हमने वो बिल्डिंग मटीरियल स्टार्ट किया है. सो फॉर SSC JEE you can save up to 25%. This is valid from 8th July to 31st of July. Then for GATE and ESE 20% off on all the subscription is available. आज last date है इसका. Today is the last date for this. Then 0% EMI is also being rolled out for GATE and ESE. 0% EMI भी roll out कर दिया आपके GATE और ESE के लिए. Then All India mock test for HPCL exam is also being scheduled for you. All India mock test भी schedule किया हुआ है HPCL exam के लिए. 24 तारीख को शेड्यूल किया हुआ है. 150 मिनट का टेस्ट होगा. 170 क्वेश्चन होंगे. सेम एग्जैक्टली वैसा ही जैसा आपका एग्जैक्ट एग्जाम होता है. देन प्राइस हाइक इज कमिंग सून. प्राइस हाइक कभी भी आ सकती है. सो दिस इज द गुड टाइम टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. देन प्रिंटेड नोट्स फॉर द गेट प्रिपरेशन आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू. ये अवेलेबल है प्लस और आइकॉनिक के लिए. दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन अवेल दिस ऑल्सो. जो भी बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक के दैट कैन बी अवेल्ड ओवर द प्लस ओवर अ मिनिमल कॉस्ट. देन फॉर गेट 23, ESE 23, गेट 24, ESE 24 28 जुलाई को नया बैच लॉन्च हो रहा है. बायलैंग्वेज बैच है. इसमें एक ओरिएंटेशन जैसे मैं ही ले रहा हूँ. उसके बाद नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे. आफ्टर दैट न्यू सब्जेक्ट विल स्टार्ट. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए. दीज आर आवर बेसिक अनाउंसमेंट्स. अब बताना कल कहाँ तक कर लिया था हमने. मेरे ख्याल से ये लास्ट सवाल था. ये था लास्ट सवाल. ये था लास्ट सवाल. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. चलिए देखिए. हाँ हो गया था वो प्रॉब्लम तुम्हारी. उसके आगे बढ़नी है ना. द फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ द सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ व्हाट. तो सवाल बोल रहा है जो फाइनेस्ट टेस्ट है सीमेंट का वो एस्टिमेट देता है किसका. देखो फाइनेस्ट टेस्ट हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है. सीमेंट की ग्राइंडिंग मतलब उसका पार्टिकल साइज प्रॉपर निकल के आया है नहीं आया. 90 माइक्रोन के आसपास पार्टिकल साइज होता है हमारा सीमेंट का. क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल साइज है कंट्रोल करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन को. रेट ऑफ हाइड्रेशन कंट्रोल करती है रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को. रेट ऑफ हाइड्रेशन कंट्रोल करती है रेट ऑफ गेन ऑफ सेटिंग को. रेट ऑफ हाइड्रेशन कंट्रोल करती है रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट को. इट मींस रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हीट मींस रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन. रेट ऑफ हाइड्रेशन कंट्रोल करती है रेट ऑफ एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन. इसका मतलब ये सारी बातें डिपेंडेंट है किसके ऊपर. ऑल दीज पॉइंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन फाइनेस ऑफ द सीमेंट. अब उठा लो. तो फाइनेस हम चेक करते हैं वर्केबिलिटी के लिए. नहीं, नॉट फॉर वर्केबिलिटी. हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए नहीं. रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए हाँ. तो फाइनेस को टेस्ट करते हैं क्या पता करने के लिए. रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए. ड्यूरेबिलिटी के लिए नो, नॉट फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट. कंक्रीट का तो टेस्ट ही नहीं है ये. इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ द कंक्रीट. क्लियर है प्रॉब्लम. चलें आगे. चलो क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है. वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ व्हाट. वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ
तो वाइट सीमेंट में क्या नहीं होना चाहिए भैया? वाइट सीमेंट हम यूज करते हैं किसके लिए? एस्थेटिक पर्पस के लिए, एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाने के लिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो जो भी इंग्रेडिएंट सीमेंट के अंदर कलर इंपार्ट करेगा उसकी प्रोपोर्शन कम होनी चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं, आयरन ऑक्साइड बिल्कुल हाँ, तो इसकी प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सिलिका नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं। ये भी कलर इंपार्ट करता है पर ये येलो कलर देता है, येलो मतलब येलो टिंज, पर रेडिश ब्राउन कलर किसकी वजह से आता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है। तो इन दोनों में से मैं किसकी प्रोपोर्शन घटाऊंगा? इन दोनों में से मैं किसकी प्रोपोर्शन घटाऊंगा? आयरन ऑक्साइड की घटाऊंगा। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्टीम क्यूरिंग इज नॉट यूज्ड व्हेन। स्टीम क्यूरिंग यूज नहीं करते हैं कब? तो स्टीम क्यूरिंग इज नॉट यूज्ड व्हेन। ठीक है, स्टीम क्यूरिंग क्यों करते हैं? स्टीम क्यूरिंग करते हैं टेम्परेचर बढ़े, जिससे रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाए, जिससे रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ये पर्पस होता है हमारा स्टीम क्यूरिंग करने का, हाइड्रेशन की रेट बढ़ाने का, जिससे रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाए आपकी। नाउ पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट स्टीम क्यूरिंग कर सकते हो आप इसके लिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ वैसे ही ज़्यादा होती है तो ये बढ़ाने का सेंस नहीं बनता। हाई ल्यूमिना सीमेंट, इसकी भी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है पर इसमें कर सकते हो क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर ज़्यादा होती है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। गई, किसके लिए यूज़ नहीं करोगे? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए यूज़ नहीं करोगे। सवाल क्या बोल रहा है? किसके लिए यूज़ नहीं करना है? इट इज़ नॉट टू बी यूज फॉर वॉट? सवाल बोल रहा है स्टीम क्यूरिंग किसके लिए यूज़ नहीं करोगे? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है? चलें आगे। शैल वी कंटिन्यू? चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्लैश सेट ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज ड्यू टू। फ्लैश सेटिंग किसकी वजह से होती है? देखो फ्लैश सेटिंग दो इंग्रेडिएंट्स की वजह से होती है। इट इज बिकॉज ऑफ C3A, C4AF। ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जो 24 घंटे में क्या कर जाते हैं? ये दो कंपाउंड है जो 24 घंटे में पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। सेट होने का मतलब क्या है? प्लास्टिसिटी लूज करना। सेट होने का मतलब है प्लास्टिसिटी लूज करना। इट डज नॉट मीन्स अटेनमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ अटेन करने का मतलब हार्डनिंग होना। जब सीमेंट हार्ड होने लग जाए इसका मतलब क्या है? उसमें स्ट्रेंथ की अटेनमेंट हो रही है। तो फ्लैश सेटिंग ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज प्री मैच्योर हार्डनिंग, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग ओनली नहीं, हार्डनिंग विदाउट डेवलपमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, गलत बात है। हार्डनिंग होगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन डेवलप, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो पहला आ गया प्री मैच्योर हार्डनिंग। तो फ्लैश सेटिंग ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज ड्यू टू व्हाट? प्री मैच्योर हार्डनिंग। इसका मतलब जल्दी सेट हो गया हमारा सीमेंट। तो सेट हुआ है पर क्या डेवलप नहीं हुई इसके अंदर? स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द ग्रेजुअल लोडिंग। तो अगर आपका सीमेंट सेट कर गया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोड को रेजिस्ट कर सकता है। जैसे ही लोड लगाओगे क्रैक कर जाएगा। एज सून एज यू विल अप्लाई द लोड इट विल क्रैक। तो दोनों बातों में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। क्लियर है? चलिए आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ 50 kg सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड इज। 50 kg के सीमेंट बैग के लिए पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ए ऑप्शन एक्सप्लेन। ए ऑप्शन ये तो एक्सप्लेन किया प्री मैच्योर हार्डनिंग। मतलब हार्डनिंग हुई है पर प्री मैच्योर हुई है। प्री मैच्योर हार्डनिंग का मतलब ये हुआ कि हार्डन नहीं हुआ एक्चुअल में, जैसे ही आप लोड अप्लाई करोगे वो क्या कर जाएगा? क्रैक कर जाएगा। यानी सीमेंट क्या किया? बस सेट किया है। तो सेटिंग ऑफ द सीमेंट हैज टेकन प्लेस। अभी वो स्ट्रेंथ को रेजिस्ट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट रेजिस्ट द स्ट्रेंथ।
तो मैच्योर होने का मतलब क्या होता कि वो फुल स्ट्रेंथ को रेजिस्ट कर सकता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मैच्योरिटी। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज मैच्योरिटी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? कंटिन्यू। वाई नॉट बी सरफेस हार्डनिंग ओनली? तो क्या जो हमारी हाइड्रेशन हुई है सिर्फ सरफेस पे हुई है क्या? आपने सीमेंट के अंदर पानी मिलाया और हार्डनिंग सिर्फ सरफेस पे हो गई, क्यों भैया? हाइड्रेशन तो हर जगह चल रही है, जहां पर भी पानी सीमेंट के कांटेक्ट के अंदर है, तो पानी तो मिक्स करते हो ना आप सीमेंट में। ये हाइड्रेशन प्रोसेस सिर्फ सरफेस पे थोड़ी ना चल रही होती है। तो क्या बोला है, सरफेस हार्डनिंग ओनली। तो हाइड्रेशन प्रोसेस तो हर जगह ही चल रही है, इट इज टेकिंग प्लेस एट ईच एंड एवरी लोकेशन। फॉर 50 kg ऑफ सीमेंट बैग वाटर रिक्वायर्ड इज, ये तो कल भी डिस्कस किया था हमने, दिस वी हैव डिस्कस यस्टरडे ओनली। 50 kg बैग सीमेंट के लिए, तो 50 kg अगर 23% ले, और अगर 50 किलो सीमेंट के लिए पानी ले 38% के हिसाब से, निकालना जरा कितना आ रहा है। तो 11.5 किलो, और यहाँ पर आता है 19 किलो। तो 11.5 से लेके 19 किलो के बीच में है, तो 19। अब दो ऑप्शन है, फिर से टू ऑप्शंस आर कमिंग, टू ऑप्शंस आर कमिंग, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? 38% ही करते हैं। सो 19 के पास वाला ऑप्शन चूज कर लिया मैंने, 18.5। बाकी 16.5 भी हो सकता है, मना नहीं कर सकते, आपकी 16.5 आंसर नहीं है। तो कोई लॉजिक नहीं है जिससे आप मना कर सको सर 16.5 आंसर नहीं है। तो अगर आप 16.5 भी मार्क करोगे तो मेरे हिसाब से वो भी सही है, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि इस रेंज में होती है वैल्यू। इट इज इन द रेंज ऑफ 11.5 टू 19। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ कैसे आ जाती है, क्या रीजन है इसके? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ किसकी वजह से आती है? एक तो C3S की प्रपोर्शन बढ़ा देते हैं, दूसरा और क्या करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग कर देते हैं, फाइन ग्राइंडिंग की जाती है। So first we increase the proportion of C3S, second we go for what? Second we go for the fine grinding. So large proportion of the lime grounded finer than the normal. So large proportion of the lime grounded finer than the normal cement. आ गया आंसर, ए डायरेक्टली निकल के आ गया, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। चले आगे। हाँ, बढ़ते आगे। नेक्स्ट, pick up the incorrect statement applicable to the field test of good cement. So pick up the incorrect statement applicable to the field test of good cement. Pick up the incorrect statement. अच्छा, field test के लिए गलत बात बतानी है। When one thrust one's hand into bag of cement, one should feel warm. गलत बात है। One should feel what? Cold. Warm हुआ इसका मतलब हाइड्रेशन हो चुकी है, प्री हाइड्रेशन has taken place. The color of the cement is bluish. गलत, सीमेंट का कलर क्या होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए। A handful of the cement thrown in the bucket of the water should sink immediately. गलत, should not sink, वो सिंक नहीं होना चाहिए, ऐसा। A handful of the cement thrown in the bucket of the water should sink immediately. कैसा होना चाहिए? पहले फ्लोट करना चाहिए, फिर क्या करेगा, सिंक करेगा। इट विल फर्स्ट फ्लोट देन इट विल सिंक। इसका मतलब कौन सी बात गलत है? सारी बातें गलत है, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इमीडिएटली सेट होने के लिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है सीमेंट का। सो ऑल दी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट। चलें आगे। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट अकर्स एट, सो हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट अकर्स एट, ठीक है, हार्डनिंग कैसे होती है सीमेंट की? पहला, रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड
आफ्टरवर्ड इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिक्रीज रेट। हार्डनिंग की रेट बोल रहा है बढ़ती जा रही है। So rapid rate during the first few days, afterward it continues to increase at a decreased rate. उसके बाद हार्डनिंग की रेट बढ़ती जाती है पर डिक्रीज रेट से, तो इंक्रीज होने की रेट कम होती जाती है। स्लो रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, नहीं, यूनिफॉर्म रेट गलत हो गया। तो इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। व्हेन द वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द सीमेंट एंड द इंग्रेडिएंट्स। तो केमिकल रिएक्शन होने लग जाती है सीमेंट और पानी के बीच में। इस केमिकल रिएक्शन को हम हाइड्रेशन बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज हाइड्रेशन। क्लियर है चीज? ये जो हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है रैपिड होती है शुरुआत के कुछ दिनों में, और उसके बाद क्या करती रहती है, कंटिन्यू टू इंक्रीज करती रहती है। पर रेट क्या होती जाती है इसकी, हाइड्रेशन की प्रोसेस की जो रेट है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हाइड्रेशन तो चलती जा रही है पर हाइड्रेशन की रेट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इट इज रिड्यूसिंग। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सही है, सबका सही है। सो आंसर कम्स आउट टू बी ए। हाँ, आंसर कम्स आउट टू बी ए। चलो, the approximate ratio of the cement to strength concrete, the approximate ratio of strength of the cement concrete at 3 month to that of 28 days। अच्छा, 3 महीने पे और 28 दिन पे जो स्ट्रेंथ होती है, 3 महीने की स्ट्रेंथ तो ज़्यादा ही होगी। 1.75, 0.75 तो वैसे ही हट गया, 1 भी हट गया। ठीक है, तो 1.15, 1.3, 30% ज़्यादा पूछ रहा है 3 महीने पे। तो 3 महीने पे अप्रोक्सीमेटली 1.15 है। सो अप्रोक्सीमेटली 1.15। अगर मैं बताऊं 30 डेज पे कितनी होती है, 30 डेज पे अप्रोक्सीमेटली 1 टाइम्स। अगर 60 दिनों की बात करोगे अप्रोक्सीमेटली 1.1 टाइम्स। अगर 90 डेज की बात करोगे अप्रोक्सीमेटली 1.2 टाइम्स। सवाल में कितना दे रखा है, 1.15 दे रखा है। इन द प्रॉब्लम इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.15। क्लियर है? चले आगे। इंटरप्रिटेशन से भी निकाल सकते हैं। हाँ, इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन बोल रहे होगे, इंटरप्रिटेशन नहीं। इंटरपोलेशन से भी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो। चलो, इंटरपोलेशन आगे बढ़ते हैं। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी बात गलत है वो निकालते हैं। सीमेंट एट द स्टैंडर्ड सैंड मोटार टू बी यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3। बिल्कुल सही बात है सर। इससे कैसे निकालते हैं, टेस्ट परफॉर्म करके, ऑब्जर्व डेटा है। तो 30 दिन पे कितनी स्ट्रेंथ है, टेस्ट परफॉर्म करके निकालेंगे। 60 दिन पे कितनी है, टेस्ट परफॉर्म करके निकालेंगे। सो सीमेंट एंड द स्टैंडर्ड सैंड मोटार आर यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3। सही बात है, कल एक सवाल भी आया था इसके ऊपर, कल तो एक सवाल भी आया था इसके ऊपर। वाटर इज एडेड एट द रेट ऑफ P/4 + 3%, where P is the percentage of the water for standard consistency। सही बात है ये भी, एब्सोल्युटली करेक्ट। A cube of mold 10 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर, गलत। किसकी बात कर रहा है, सीमेंट की बात कर रहा है। तो सीमेंट की बात चल रही है तो इसमें तो मोल्ड का साइज क्या होता है हमारा, सीमेंट की बात चल रही है इसमें तो मोल्ड का साइज क्या होता है हमारा, द साइज ऑफ द मोल्ड इज व्हाट, 7 सेंटीमीटर का होता है 10 सेंटीमीटर की जगह। तो 7.06, तो गलत हो गया। The prepared mold are kept in the atmosphere of 50% relative humidity, गलत बात है। This statement is also incorrect। कितने परसेंट ह्यूमिडिटी होती है, जब मोल्ड बनाते हैं तब ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 65% की, और जब उसको स्टोर किया जाता है तब ह्यूमिडिटी होती है 90% की। When the molds are prepared then the humidity should be 65% and when it is stored humidity should be 90%। तो बोल रहा है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ आर इनकरेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मयूर, क्लियर है? चले आगे। चलो,
आगे बढ़ते हैं. The diameter of the Vicaites plunger is 10 mm and its length varies from 20 to 30 mm. Dia of the Vicite plunger 10 mm. लेंथ कितनी होती है? ये तो सिंपल सा सवाल है, ये क्या पूछ लिया सर? इसमें बोला नहीं किसके रिस्पेक्ट में बतानी है. कौन सा सवाल पूछ रहे हो? इसने बोला नहीं किसके रिस्पेक्ट. बेटा सीमेंट का सवाल ही तो चल रहा है. सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोटार बोल रखा है ना इसने. तो ये सीमेंट की तो चल रही है, और क्या चल रही है कहानी? पहली स्टेटमेंट से ही क्लियर हो गया. बाकी सवाल एसएससी का है तो पूछने वाले का भी लेवल वैसा ही है. अब हर चीज प्रपोर्शन में चलती है ना. जो सवाल बनाता है उसका लेवल भी ऐसा ही है. आड़े टेढ़े कुछ भी सवाल पूछता रहता है बिना सर पैर के. बताया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं किया था हमने टॉस में? तो सारी चीज उसी के प्रपोर्शन में चेंज हो जाती है. एवरीथिंग इज चेंज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. सो डाया ऑफ द विकेट्स प्लंजर इज 10 mm. हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, क्लैरिटी नहीं है, पर वो सवाल पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया लगाना पड़ता है. सो डायमीटर ऑफ द विकेट्स प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम. इसकी लेंथ वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक? 40 से लेके 50 mm के बीच में. इट वेरीज इन द रेंज ऑफ 40 to 50 mm. स्टैंडर्ड है. क्लियर है कहानी? स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड. बढ़िया बहुत. चलो आगे बढ़ते हैं. द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट. द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द केमिकल इंग्रेडिएंट इन द सीमेंट. अच्छा बोल रहा है इसके मिनिमम परसेंटेज बता दो. आज ही डिस्कस किया था हमने. टुडे ओनली वी हैव डिस्कस दिस. आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिना है, लाइम है. तो लाइम तो सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम. मिनिमम कौन सी निकल के आती है इसमें? सो मिनिमम परसेंटेज इज व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है मिनिमम. तो इन चारों में से मिनिमम मैग्नीशियम ऑक्साइड है. द मिनिमम परसेंटेज इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर है? चले आगे. चलो देखो. कंटिन्यू. पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. सो पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट उठानी है. सेकंड लास्ट बी. सेकंड लास्ट क्या है? बी. किसका सेकंड लास्ट बी बता रहे हो भाई कैप्टन? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. जिप्सम इन द सीमेंट डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम. जिप्सम सेटिंग टाइम क्या कर देता है? घटा देता है. जिप्सम तो सेटिंग टाइम क्या करता है? बढ़ा देता है. भाई जिप्सम का काम जो क्या है? सेटिंग टाइम बढ़ाना. तो ये इनकरेक्ट है. द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द सीमेंट विच रिएक्ट्स विद द वाटर इज C2S. गलत है. पहला कंपाउंड कौन रिएक्ट करता है? पहला कंपाउंड रिएक्ट करता है C4AF. द बल्किंग ऑफ द सैंड इज लेस व्हेन द पार्टिकल्स आर फाइन. गलत बात है. अगर पार्टिकल साइज छोटा है बल्किंग क्या मिलेगी आपको? ज़्यादा मिलेगी. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो बोलता है कौन सी बात गलत है? सारी बातें गलत है. तो आंसर क्या हो गया? डी. क्लियर है? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए? Any of these steps to be repeated from this? चलो. ऑल क्लियर्ड. आगे बढ़ते हैं. Which IS code gives the specification about cement plaster? दिखाओ. बोला सर आप मेरा भी देखिए. दिखाओ. दिख ही नहीं रहा. So which IS code gives the specification about the cement plaster? कौन सा IS कोड स्पेसिफिकेशन देता है सीमेंट प्लास्टर के बारे में? सो IS 1500
सो IS 1500 देता है स्पेसिफिकेशन सीमेंट प्लास्टर के बारे में? नहीं। IS 1221? नो। IS 1400? कहाँ कहाँ के कोड उठा के दे दिए। ये है IS 1661. So this is the code which gives the specification about what? This is the code which gives the specification about what? सीमेंट प्लास्टर. ये कोड हमें देता है सीमेंट प्लास्टर के बारे में स्पेसिफिकेशन. बाकी ये हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स के हैं ही नहीं कोड. ये हमारा बिल्डिंग मटेरियल का कोड है. दिस इज नॉट द कोड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल. ये भी बिल्डिंग मटेरियल का बोल सकते हो, ये भी हमारा बिल्डिंग मटेरियल का कोड है. दिस इज ऑल्सो द कोड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल. तो ये हमारा है मेटालिक मटेरियल्स का और ये हमारा है ग्लास का. दिस इज ऑफ ग्लास. ये बिल्डिंग मटेरियल का कोड नहीं है. दिस इज नॉट द कोड फॉर बिल्डिंग मटेरियल. ये हमारा प्लास्टर का है. दिस इज फॉर प्लास्टर. ये हमारी प्लास्टर की है. तो थोड़ी बहुत जानकारी दे दी आपको इन कोड्स के बारे में. द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोड्स इज गिवन टू यू. क्लियर है? चले चले आगे. शैल वी कंटिन्यू? चलो भैया आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी बात गलत है? अच्छा भैया बताते हैं भैया कौन सी बात गलत है. स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द वेयरहाउस एंड द बैग पाइल्स शुड बी 30 सेंटीमीटर. गलत है. 60 सेंटीमीटर. देखो सही स्टेटमेंट दी थी 60 सेंटीमीटर, तो गलत स्टेटमेंट है. तो स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ द वेयरहाउस एंड द बैग पाइल्स शुड बी 60 सेंटीमीटर. तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, इसे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ तो गलत हो गई. सीमेंट बैग शुड बी प्रेफरेबली पाइल्ड ऑन द वुडन प्लैंक्स. ये प्रेफरेबली पाइल्ड होना चाहिए वुडन प्लैंक के ऊपर. सही बात है. सीमेंट बैग शुड बी प्लेस्ड सच दैट वन लेयर डज नॉट टच द बैग ऑफ द एडजेसेंट लेयर. सही बात है. इनफैक्ट स्पेसिंग भी दी जाती है 2 लेयर के बीच में ताकि सफिशिएंट क्या कर पाए, एयर सर्कुलेट कर पाए. ऐसे स्पेसिंग नहीं दी जाती है. स्पेसिंग नहीं दी जाती ताकि एयर क्या नहीं कर पाए, सर्कुलेट नहीं कर पाए. अगर एयर की सर्कुलेशन मिल जाएगी आपको, अगर एयर की सर्कुलेशन मिल जाएगी आपको, इसका मतलब प्री हाइड्रेशन हो जाएगी. द प्री हाइड्रेशन विल टेक प्लेस. तो ध्यान रखा जाता है कि एयर क्या नहीं करे, सर्कुलेट नहीं करे. तो इसलिए जितना पास हो सके उतना पास सीमेंट बैग को लगाया जाता है, सो दैट प्री हाइड्रेशन कैन बी अवॉइडेड. ह्यूमिड ना हो जाए. बिल्कुल सही बात है. ह्यूमिड हुआ इसका मतलब क्या हुआ, प्री हाइड्रेशन हो जाएगी. इट विल अंडरगो प्री हाइड्रेशन. IS 4082, हाँ बिल्कुल सही बात है. IS 4082 स्पेसिफिकेशन है सारी स्टोरेज ऑफ सीमेंट की. स्पेसिफिकेशन है हमारे स्टोरेज ऑफ सीमेंट की. चले आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी बात सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोल रहा है, कौन सी बात सही है. देखो भैया कौन सी बात सही है इसकी. एडिशन ऑफ द पोजोलाना टू द सीमेंट डिक्रीजेस द वर्केबिलिटी. भैया गलत बात बोल रहा है. पोजोलाना से क्या होता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ द पोजोलाना टू द सीमेंट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ. गलत बात है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो पोजोलाना के ऐड करने से स्ट्रेंथ थोड़ी ना बढ़ती है. इनफैक्ट हाइड्रेशन की रेट स्लो हो जाती है. इनफैक्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है. और ओवरऑल स्ट्रेंथ सेम रहती है. ओवरऑल स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम. क्लियर है. एडिशन ऑफ द पोजोलाना ऑफ द सीमेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ हाइड्रेशन. अगेन इनकरेक्ट. भैया जब मैंने पोजोलाना मिला दिया, इसका मतलब सीमेंट की क्वांटिटी कम कर दी आपने. सीमेंट की क्वांटिटी कम कर दी तो उसका मतलब हाइड्रेशन क्या मिलेगी आपको कम मिलेगी. तो अगर मैं पोजोलाना मिलाऊंगा बल्कि हीट ऑफ हाइड्रेशन तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो इट विल रिड्यूस.
तो बोल रहा है कौन सी बात सही है, कोई भी बात सही नहीं है, नन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर है? चले आगे। ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, हाँ, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीजेस। शैल वी कंटिन्यू? लो हीट सीमेंट टाइप में सबसे ज्यादा हीट इवॉल्व करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज द बेस्ट फॉर मरीन वाटर? कौन सा सीमेंट बेस्ट है मरीन वाटर के लिए? मरीन वाटर में क्या दिक्कत है? मरीन वाटर में दिक्कत है सल्फर और क्लोराइड की, या मिला के बोल सकते हैं सॉल्ट्स। तो मरीन वाटर में दिक्कत ये है, दिस इज द प्रॉब्लम विद द मरीन वाटर। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल्स, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल कौन बढ़ा देता है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यानी पीपीसी यूज कर सकते हो। हाई एल्यूमिना सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं? नहीं। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट? नहीं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट? नहीं। तो क्या यूज करेंगे? तो पीपीसी तो है हमारी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज द टाइप ऑफ पीपीसी ओनली। तो हमारी जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होती है पीपीसी का एक टाइप ही होती है। और अभी पोजोलाना का एडवांटेज बताया था आपको कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर एंड क्लोराइड क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। सो डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ फ्लोराइड एंड सल्फर। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the important factor that affects the shrinkage of the cement concrete? बोल रहा है which of the following is the important factor that affects the shrinkage of the cement concrete? कौन सा important factor है जो shrinkage को affect करता है? अच्छा, तो कौन सा है जो shrinkage को affect करता है? Quantity of the cement में, quantity में क्या फर्क पड़ेगा? voids तो उतने ही रहेंगे। Size of coarse aggregate, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, अगर कोर्स एग्रीगेट है, एग्रीगेट का साइज बड़ा है तो वॉइड छोटा होगा, वॉइड छोटा होगा तो श्रिंकेज क्या मिलेगी? कम मिलेगी। स्लैग में ज्यादा मिनरल होते हैं? स्लैग में ज्यादा मिनरल नहीं होते, स्लैग की रेजिस्टेंस अगेंस्ट मिनरल ज्यादा होती है। स्लैग की रेजिस्टेंस अगेंस्ट मिनरल ज्यादा होती है। सो साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट नहीं, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है ये। नेक्स्ट, साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट, साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट ज्यादा हुए, अगेन नो। ये थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, फाइन एग्रीगेट ज्यादा हुए तो वॉइड ज्यादा हुए, वॉइड ज्यादा हुए तो श्रिंकेज ज्यादा मिलेगी आपको। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट, तो ये भी सही बात है, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। तो ये दोनों फैक्टर कंट्रोल करते हैं श्रिंकेज को, दीज टू फैक्टर कंट्रोल द श्रिंकेज। अब इसने पूछा क्या, इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा डी है। सी भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल सी भी हो सकता है, लिखा है मैंने, सी भी हो सकता है। तो सी से भी श्रिंकेज होती है, पर उसने इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा है तो पानी के सामने उसकी रेलेवेंस कम हो जाती है। इन फ्रंट ऑफ द वाटर इट्स रेलेवेंस इज रिड्यूस्ड। क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी?
बी एक्सप्लेन कर दो। बेटा पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो वॉइड छोटा होगा, वॉइड कम होंगे, वॉइड कम होंगे तो चेंज इन वॉइड भी कम होगा, तो श्रिंकेज कम निकल के आएगी, श्रिंकेज विल कम आउट टू बी लेस। सिंपल सा है। जिस रीजन की वजह से फाइन एग्रीगेट लिया उसी रीजन की वजह से कोर्स एग्रीगेट छोड़ दिया। तो जिस रीजन की वजह से फाइन एग्रीगेट लिया उसी रीजन की वजह से कोर्स एग्रीगेट छोड़ दिया। ड्यू टू दैट ओनली कोर्स एग्रीगेट इज बीइंग लेफ्ट आउट। तो अगर कोर्स एग्रीगेट होंगे वॉइड क्या होंगे हमारे, कम होंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी कम निकल के आएगा, तो श्रिंकेज कम निकल के आएगी, श्रिंकेज विल बी लेस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियली डन इज, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अच्छा, सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम क्या बताएगा आपको? सेटिंग टाइम बताएगा हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, यानी ये भी सही है। साउंडनेस, वॉल्यूम चेंज, सही है। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, सही है। तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही है। अफेक्ट तो कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, नहीं अफेक्ट करेगा ना, कोर्स एग्रीगेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कोर्स एग्रीगेट की साइज बढ़ा दूं घटा दूं ऐसे तो सभी अफेक्ट करेंगे, फिर कौन सी चीज के दूसरे को अफेक्ट नहीं करती, अगर यही पूछोगे तो नेग्लिजिबल है कोर्स एग्रीगेट। जैसे ऐसे तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट भी अफेक्ट करती है, अगर ये बोलोगे तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट भी अफेक्ट करने लग जाएगी। सीमेंट होमोजेनियस थोड़ी ना होता है, जितना ज्यादा सीमेंट उतनी ज्यादा नॉन होमोजेनिटी आपकी, तो वो भी अफेक्ट करने लग जाएगा फिर तो। चलो छठा हो गया, 10 करके बंद करते हैं। Which of the following are the specification of the cement bag for storage? कौन सी स्पेसिफिकेशन है हमारे सीमेंट बैग की स्टोरेज के लिए? वेट 50 kg, तो सीमेंट के एक बैग का वेट 50 kg, हाइट 18 सेंटीमीटर, सही है। प्लान एरिया 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ? 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब हुआ 0.3 मीटर स्क्वायर, सही है। वॉल्यूम 35 लीटर, सारी बातें सही है। क्लियर है? तो सारी बातें सही है, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट सही है। चलें आगे। शैल वी कंटिन्यू? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? चलो आगे बढ़ना। The cement becomes useless if it absorbs moisture content more than, again standard result। सवाल बोल रहा है सीमेंट यूजलेस हो जाता है अगर वो क्या करे, अगर मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब कर ले। देखो अगर 1 से 2% एब्जॉर्ब कर लेता कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से 2% पानी एब्जॉर्ब कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर 5% से ज्यादा एब्जॉर्ब कर जाए तो फिर यूजलेस हो जाता है। यूजलेस मतलब क्या हुआ, अब उसको आप यूज करोगे तो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं निकाल के देगा, आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं कैलकुलेट करके देगा। क्लियर है? सीमेंट में मजदूरों के हाथ क्यों कट कट जाते हैं, तो वो ताकि दोबारा से सीमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, उनको वो श्राप दिया हुआ है ताजमहल के मालिक ने, तो सीमेंट के जो मजदूर होते हैं उनके हाथ कट जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
Which of the following is fused together to prepare the high alumina cement? अच्छा, हाई एल्यूमिना सीमेंट नाम में लिखा हुआ है। एल्यूमिना की ओर कौन सा है? बॉक्साइट। और लाइम की ओर कौन है? लाइम। लाइम की ओर कौन है? लाइम। तो इसको आप कैसे बनाओगे? यू विल फ्यूज टुगेदर हाई एल्यूमिना सीमेंट, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। तो आ गया बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। अच्छा, इसमें प्रपोर्शन भी बता दो फटाफट, जब बात निकली है तो इसमें प्रपोर्शन भी बता दो। इसमें हमारी एल्यूमिना कितनी होनी चाहिए? इसमें हमारी एल्यूमिना कितनी होनी चाहिए? इन दिस अवर एल्यूमिना शुड बी हाउ मच? मिनिमम 32% होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 32% होनी चाहिए। सो इट शुड बी मिनिमम 32%। क्लियर? चले आगे। मिनिमम 32%। चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग आर अवेलेबल? अच्छा, फेरो सीमेंटिंग होती क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे। ये आज के लिए इतना ही करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है, 40 मिनट हो गए ना। हाँ, देखो, फेरो सीमेंट इज अ कॉम्पोजिट मटेरियल जिसमें आपको क्या मिलेगा? जिसमें आपको मैश मिल जाएगी। किसकी? जिसमें आपको मैश मिल जाएगी स्टील की। तो फेरो सीमेंट क्या होता है? कॉम्पोजिट मटेरियल होता है जिसमें सीमेंट मोटार तो होती है, साथ में हम क्या लगाते हैं? वायर की मैश लगा देते हैं। वायर की मैश लगाने का पर्पस क्या होता है? उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ इंपार्ट करना, उसमें डक्टिलिटी इंपार्ट करना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। ये पर्पस इज टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। अब ये फेरो सीमेंटिंग करने के तरीके कितने हैं? हमारे पास 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द फेरो सीमेंटिंग। एक क्या कर सकते हो? हाँ, वायर मैश लगती है। एक क्या कर सकते हो आप? एक जैसे हम फॉर्मवर्क लगाते हैं, उस फॉर्मवर्क के अंदर वायर मैश लगी हुई होती है। इन दैट फॉर्मवर्क वायर मैश इज इंस्टॉल्ड। तो समझाने के लिए मैं एक 3D बना देता हूँ आपको। ये हमारी फॉर्मवर्क है, दिस इज अवर फॉर्मवर्क। वुडन फॉर्मवर्क होती है, इसके अंदर हमारी वायर मैश इंस्टॉल्ड होती है। इन दिस दी वायर मैश इज इंस्टॉल्ड। तो फॉर्मवर्क में वायर मैश इंस्टॉल्ड है। आप इसको कंक्रीट से भर दो, फिल इट विद दी कंक्रीट। कंक्रीट से भर दिया, आपका जो कंपोनेंट है वो तैयार हो जाएगा। योर कंपोनेंट विल बी प्रिपेयर्ड। इसको हम क्लोज्ड मोल्ड सिस्टम बोल देते हैं। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्लोज्ड मोल्ड सिस्टम। तो ये पहला तरीका हो गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड, लेस वेट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जनरली कहाँ यूज करते हैं? जनरली यूज करते हैं मरीन स्ट्रक्चर में, जनरली यूज करते हैं हिली एरियाज में। रिटेनिंग वॉल की जगह इसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ द सिस्टम विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम। तो पहला हमारा क्लोज मोल्ड सिस्टम है, दूसरा हमारा इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम है। अब इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम क्या होता है? इसमें मोटार के अंदर ही क्या मिलाई हुई होती है? मोटार के अंदर ही हमने फाइबर्स मिलाए हुए होते हैं स्टील के। इन मोटार ओनली दी फाइबर्स ऑफ दी स्टील्स आर एम्बेडेड, यानी ये इंटीग्रेटेड होता है इसी के अंदर। फाइबर इनफोर्स कंक्रीट की, फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट नहीं है। फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट के अंदर आप रिइंफोर्समेंट किसी भी मटेरियल से कर सकते हो। यहाँ पर आपने किससे कर रखी है? यहाँ पे आपने स्टील से ही कर रखी है, तो फर्क है दोनों के अंदर। तो जो वायर मैश है उसका फर्क है। वहां पे रिइंफोर्समेंट डाली जाती है, यहाँ पे आप वायर मैश डालते हो। हियर वायर मैश इज बीइंग यूज्ड। हाँ, रिलेट कर सकते हो दोनों को, कैन बी रिलेटेड। तो एक हमारा होता है इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम, जिसमें हम सीमेंट कंक्रीट के अंदर ही क्या मिला देते हैं? सीमेंट कंक्रीट के अंदर ही हम फाइबर्स मिला देते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं फेरो सीमेंटिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम। और एक पहला तरीका होता है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम पहले स्केलेटन बनाते हैं। इन विच द स्केलेटन इज बीइंग प्रिपेयर्ड। इन विच स्केलेटन इज बीइंग प्रिपेयर्ड। स्केलेटन मतलब वायर मैश अलग से होती है, कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, फॉर्मवर्क नहीं है। तो वायर मैश अलग से है, वायर मैश को सीधा किसके अंदर डाल दिया आपने? मोटार के अंदर डाल दिया। तो ये वायर मैश बनी हुई है, आपने अप्लाई किया मोटार को, यू अप्लाइड दी मोटार हियर, और इसके ऊपर फिर वायर मैश को आपने प्लेस कर दिया। नाउ दी वायर मैश इज प्लेस्ड ओवर दिस। तो एक तरीका ये भी निकल के आता है। वन ऑफ द मेथड इज दिस।
इसको हम आर्मेचर सिस्टम बोलते हैं. दिस इज टर्म्ड एज आर्मेचर सिस्टम. सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज आर्मेचर सिस्टम. तो टोटल 3 तरीके निकल के आते हैं. टोटल 3 मेथड्स कम्स इनटू द पिक्चर. क्लियर है? चलो, थैंक यू एवरीवन. बाकी अब कल करते हैं. रेस्ट विल डिस्कस टुमारो. चलिए, ये वाटर टैंक्स वगैरह में भी यूज़ होता है. बिल्कुल वाटर टैंक वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो. इट कैन बी यूज इन वाटर टैंक ऑल्सो. वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है. चलिए, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू ऑल.